हेलो फ्रेंड्स, पड़ोसी देश नेपाल की सत्ता में उलटफेर हो गया है। अब माओवादी नेता प्रचंड नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं और कल तक वो शेर बहादुर देउबा जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे उनकी सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब केपी शर्मा ओली के साथ चले गए हैं और नई सरकार बनाई है। और ओली, जिनके बारे में मैंने कई बार आपको बताया है कि 2 साल पहले वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे और चीन के बेहद करीब माने जाते हैं और उन्होंने ही नेपाल का नक्शा बदल दिया था, इंडिया के कई सारे हिस्से को नेपाल में शामिल करके दिखा दिया था। और फिर एक नया विवाद हुआ था, चीन के कहने पर ये सब हुआ था, ऐसा माना जाता है। तो पूरा ये मामला समझेंगे, चीनी समर्थक अब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं और इंडिया के लिए क्या चिंता की बात है। इसके अलावा कई और क्वेश्चंस हैं इस करंट अफेयर्स वीडियो में, जैसे स्टील मिनिस्टर ने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया है, वो क्या है। फिजी का नया प्राइम मिनिस्टर चुना गया है, वहाँ पर अगले साल ही विश्व हिंदी सम्मेलन भी होने वाला है, उसके बारे में जानेंगे। केंद्र सरकार ने देश की पहले इंट्रानेजल यानी नाक से कोविड वैक्सीन दी जाने वाली जो वैक्सीन है उसको मंजूरी दी है, अब वो लोग ले सकेंगे। और इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि पड़ोसी चीन में भयानक कोरोना फैला हुआ है और इंडिया में आशंका है, सब लोग सशंकित हैं, इसलिए एक ये इम्पॉर्टेंट वैक्सीन आया है। वीर गार्जियन नाम का एक युद्धाभ्यास होने वाला है, भारत और उस देश के बीच में पहली बार होगा। न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेरी सेंटर, उसकी अध्यक्षता किसे दी गई है, कौन अध्यक्ष बन गए हैं, और भी कई क्वेश्चन हैं, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं और मैं हूं सन्मय प्रकाश, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो पहला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं। मैंने पहले ही बताया, आंसर होगा पुष्प कमल दहल प्रचंड। नाम वैसे पुष्प कमल दहल है लेकिन प्रचंड के नाम से वो प्रसिद्ध हैं, ठीक है। और न्यूज़ आप देख रहे हैं द हिंदू में, पड़ोसी देश वहाँ पर सत्ता में उलटफेर हुआ है, अभी हाल ही में चुनाव हुए वहाँ, और अब माओवादी नेता पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड वहाँ के तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कल तक सरकार वहाँ पर थी शेर बहादुर देउबा की और उनकी सरकार को ये सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन यानी प्रचंड, लेकिन अब प्रचंड जो है वो ओली के साथ जाके मिल गए और ओली ने सपोर्ट कर दिया कि चलो आप ही प्राइम मिनिस्टर बनो। और आपको पता है कि ओली चीन के बेहद करीबी माने जाते हैं, ओके। और 2 साल पहले जब केपी शर्मा ओली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे तब उन्होंने नेपाल का नक्शा बदल दिया था, उस सब बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। तो नेपाल ये रहा हमारा पड़ोसी देश है, तो उसी ओली के सपोर्ट से प्रचंड प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और ये भी तय हुआ है कि 2.5 साल प्रचंड 2.5 साल रहेंगे और 2.5 साल केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ओके। चुनाव हुआ था हाल ही में और उसमें किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो शेर बहादुर देउबा की जो नेपाली कांग्रेस है सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन प्रचंड ने उनको समर्थन देने से मना कर दिया, कहा कि हम फिर से आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, खुद बनेंगे। और केपी शर्मा ओली ने सपोर्ट कर दिया किसे, पुष्प कमल दहल प्रचंड को, ठीक है। देखिए नेपाल की राष्ट्रपति कौन है, विद्या देवी भंडारी, तो उन्होंने प्रचंड की नियुक्ति की घोषणा कर दी है और लेटर भी दे दिया है, शपथ हो जाएगा उनका। उम्मीद है कि आज यानी 26 दिसंबर को ये शपथ हो जाएगा। और इससे पहले प्रचंड जो हैं वो कब से कब तक प्राइम मिनिस्टर हैं, 2008 से 2009 और 2016 से 2017 तक इस पद पर रह चुके हैं और अब तीसरी बार वो बने हैं। तो पूर्व प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, उनके साथ समझौता हुआ, उसी के तहत ये प्राइम मिनिस्टरशिप उनको मिली है, ठीक है। तो इसका मायने यही हुआ कि ये जो ओली हैं ये 2.5 साल बाद प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, अभी ये दहल प्रचंड जो हैं वो बने हैं। और ख़ास बात है कि ये दोनों नेता चीन के समर्थक माने जाते हैं। केपी शर्मा ओली तो ज़बरदस्त समर्थक है, उसी के चीन के कहने पे ही चलता है और ये थोड़ा ढिलमुल रवैया रहता है, कभी इंडिया से बातचीत भी करता है व्यक्ति और कभी चीन के पाले में भी रहता है, ठीक है। तो अब ये है चिंता की बात है इंडिया के लिए कि प्रचंड और ओली की जोड़ी जो है उससे क्या असर पड़ेगा आने वाले वक्त में, ठीक है। 2 साल पहले जब ओली प्राइम मिनिस्टर थे नेपाल के, तो चीन के साथ BRI करार के लिए काफ़ी उत्सुक नज़र आ रहे थे। ऐसे में नेपाल की सरकार अगर ऐसा करती है तो भारत के लिए थोड़ी
चिंता की बात तो हो ही जाएगी। ठीक है, चीन जो है वो भारत को चौतरफा घेरने की कोशिश भी कर रहा है और नेपाल के थ्रू वो ऐसा कोशिश करता है और पहले करता रहा है और कोशिश उसकी ज़रूर होगी फिर से ऐसा करने की। ठीक है, 2 साल पहले क्या हुआ था? 2 साल पहले ये हुआ था कि भारत का जो यहाँ का इलाका है, ये वाला आपको बताऊं, ये इलाका, यहाँ पर 3 क्षेत्र हैं, काला पानी, लिपू लेक, ओके, और लिम्पूधरा। तो इन 3 जगहों को नेपाल ने अपने मैप में शामिल कर लिया था और कहा था कि ये हमारा हिस्सा है जिसे इंडिया ने कब्जा किया हुआ है। हालांकि इंडिया ने उस वक्त पुख्ते तौर पर जवाब दिया था और फिर टेंशन भरा माहौल रहा और फिर सरकार जब बदली, शेर बहादुर देवबा की सरकार आई थी, वहाँ प्राइम मिनिस्टर बने थे वो, तब दोनों देशों के बीच में एक बेहतरीन माहौल बन गया था। ठीक है, लेकिन अब फिर से हम लोग देखने जा रहे हैं कि ओली जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। तो आगे देखते हैं क्या क्या स्थिति होने वाली है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है और इनके बारे में अगर हम बात करेंगे कि प्रचंड के बारे में, एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी तो है ही वो प्रचंड। देखिए 90 के दशक में नेपाल में राजशाही को ख़त्म करने वाले चेहरों में सबसे बड़ा नाम माना जाता है प्रचंड को। 25 साल तक ये भूमिगत रहे, अंडरग्राउंड रहे, पेशे से टीचर थे और उन्होंने सशस्त्र संघर्ष चलाया था नेपाल में और उनका ये कहना था कि नेपाल में राजशाही ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है, और फिर बाद में राजशाही ख़त्म हुई और ये वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें वो शामिल हो गए थे। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात ये हुई है पड़ोसी देश में, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि मैराथन वीडियो आ रहा है जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, ढेर सारे प्रश्न होंगे और कब? 29 दिसंबर की सुबह 11 बजे। तो देखना मत भूलना, 29 दिसंबर की सुबह 11 बजे करीब 4-5 घंटे का ये वीडियो होगा और आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं अभी उन सब में, चाहे बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एसएससी के कई सारे एग्ज़ामिनेशन है, सीएचएसएल है, जीडी है और भी कई एग्ज़ामिनेशन, उन सब में बहुत ही काम आने वाला है। तो और इसका पीडीएफ अभी भी अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना। मेंबरशिप अवेलेबल है, मेंबरशिप लेने के साथ ही आपको टोटल करंट अफेयर्स, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज़, इन सब का लाभ मिलता है। तो देखना जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय स्टील मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड किस कंपनी का लॉन्च किया है? आंसर होगा इसका कल्याणी। ठीक है, कल्याणी ब्रांड है, उसको लॉन्च किया गया है और ये कल्याणी ग्रुप का ही एक ब्रांड है। ठीक है, तो फोटोग्राफ दिखाऊं, ये इस तरह से वो लॉन्च कर रहे हैं। ग्रीन स्टील किसको कहते हैं? ग्रीन स्टील उसको कहते हैं मतलब जिसके स्टील के निर्माण में प्रोडक्शन के दौरान कार्बन उत्सर्जन न के बराबर हो, यानी ऐसी ऊर्जा को उपयोग किया जा रहा हो जिससे कार्बन उत्सर्जन नहीं हो, मतलब कि फॉसिल फ्यूल का यूज़ नहीं कर रहे हो, तो उसे हम ग्रीन स्टील कहेंगे। तो इसके लिए क्या ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा? तो जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीनीकरणीय ऊर्जा है, जैसे हाइड्रोजन फ्यूल हो गया, सोलर, विंड एनर्जी, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके और ये स्टील का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे दुनिया में ये प्रचलन बढ़ा है और इंडिया का ये पहला ब्रांड है, तो ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, कल्याणी ब्रांड है। अगर अब बात होगी कि दुनिया में सबसे पहला देश ऐसा कौन सा है जिसने ग्रीन स्टील का उत्पादन शुरू किया था, तो वो था स्वीडन। ठीक है, स्वीडन, और धीरे धीरे बहुत सारे देश और इंडिया भी इसमें शामिल हो गया है। देखिए नेशनल स्टील पॉलिसी भी है एक, और उसे 2017 में लॉन्च किया गया था। उद्देश्य यही था उसका, नेशनल स्टील पॉलिसी का, कि स्टील के उत्पादन को क्वालिटी के साथ बढ़ाना है, साथ ही जो ग्रीन स्टील है उसके निर्माण को और बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो ये काम सबसे पहले कल्याणी समूह ने किया, ग्रुप ने किया, और ये भारत और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में ये काम करती है कंपनी। कई क्षेत्रों में, जैसे स्टील
निर्माण में तो है ही, इसके अलावा एरोस्पेस, डिफेंस, मोटर व्हीकल, पावर, इन सब में ये है। मुख्यालय महाराष्ट्र पुणे में है। उसके अध्यक्ष हैं बाबा कल्याणी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रो कबड्डी लीग 2022 के फाइनल मुकाबले में किस टीम ने पुनेरी पल्टन को हराकर जीत हासिल कर ली है? यानी प्रो कबड्डी लीग 2022 को जीत लिया है। आंसर होगा जयपुर पिंक पैंथर्स। ठीक है, न्यूज़ देख रहे हैं द हिंदू के स्टार स्पोर्ट्स में। तो जयपुर पिंक पैंथर्स ने ऐसा दूसरी बार है जब प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीत लिया है। इससे पहले 2014 में इसने जीत हासिल की थी और ये प्रो कबड्डी लीग का 9वां संस्करण था। मुंबई में खेला गया दिसंबर में, अभी 17 दिसंबर को फाइनल था। तो विजेता टीम को 3 करोड़ रुपए और उप विजेता टीम को 1 करोड़ 80 लाख रुपए मिले हैं। ठीक है, जयपुर पिंक पैंथर्स टीम के मालिक कौन है? तो अभिषेक बच्चन है। तो प्रो कबड्डी लीग 2022 में कई सारे अवार्ड भी मिले हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब मिला है अर्जुन देशवाल को पिंक पैंथर्स से, और रेडर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है भारत को बेंगलुरु बुल्स नाम की टीम के। सीजन का डिफेंडर अवार्ड मिला है अंकुश को, पिंक पैंथर्स के हैं। यंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है नरेंद्र हुड्डा को, बेंगलुरु बुल्स से हैं वो। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है प्रो कबड्डी लीग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश रोडवेज में जो सरकारी बस सर्विस है रोडवेज, उसमें पहली महिला बस ड्राइवर कौन बन गई है? आंसर होगा प्रियंका शर्मा। तो उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने यूपी रोडवेज की पहली ड्राइवर, वुमेन ड्राइवर, फोटोग्राफ मैं दिखा देना चाहता हूँ प्रियंका शर्मा का, ये हैं। तो वो पहली महिला ड्राइवर बन गई हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने 26 नए ड्राइवर की भर्ती की है, उनमें एक प्रियंका शर्मा भी हैं। ठीक है, इनके बारे में अगर बात करेंगे तो इनके पति की मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु होने के बाद जिम्मेदारी परिवार का इन्हीं के कंधे पर आ गया था। तो काम की तलाश की इन्होंने, कई शहर बदले, दिल्ली में फैक्ट्री में हेल्पर की नौकरी की और वहीं पर उन्होंने बस ड्राइविंग का कोर्स किया और फिर दिल्ली से मुंबई चली गई थी। वहाँ बस ड्राइवर का काम किया प्राइवेटली। 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला ड्राइवर के पद पर भी भर्ती निकाली थी, तो उसी में सेलेक्ट हो गई थी और फिर ट्रेनिंग वगैरह होते होते वक्त लगा और अब दिसंबर 2022 में उनको पोस्टिंग मिल गई है। ठीक है, और इसी के साथ वो उत्तर प्रदेश की पहली महिला बस ड्राइवर बन गई हैं। इम्पॉर्टेंट सवाल है एग्जामिनेशंस के लिए, जब भी पहला कुछ होता है और वो भी महिलाओं को लेकर, तो महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। फिजी का नया प्राइम मिनिस्टर किसे चुना गया है? आंसर होगा सित्विनीकी राबुका। ओके, वो पूर्व मिलिट्री कमांडर हैं सित्विनीकी राबुका। तो उन्होंने प्रधानमंत्री का पद ज्वाइन कर लिया है। ये रहा फोटोग्राफ इनका, पहले मिलिट्री कमांडर रह चुके हैं और उन्होंने तख्ता पलट भी की थी वहाँ 2006 में। 1 साल तक वो प्राइम मिनिस्टर बने थे उस दौरान, हालांकि बाद में रिटायर वगैरह हो गए। अभी तो उनकी एज काफ़ी है, इस वक्त उनकी एज 74 ईयर है। ठीक है, तो एक बार फिजी को देख लेते हैं, कहाँ पर है फिजी। तो ये रहा प्यारा भारत और अब चलते हैं फिजी की ओर। फिजी जो है वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड उससे काफ़ी उसी के आसपास है, मतलब दूरी पर है। और ये देख रहे हैं यहाँ पर है, द्वीपीय देश है फिजी। ठीक है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये रहा फिजी। तो वहीं के अब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं सित्विनीकी राबुका। ठीक है, ये फिजी जो है द्वीपीय देश है, राजधानी सुवा है, मुद्रा है फिजियन डॉलर। ठीक है, और अगला यानी 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में यहीं पर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण बात ये रही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं अब। केंद्र सरकार ने देश की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी है, तो इसका नाम क्या है? इंट्रानेजल मतलब नाक से ही वैक्सीन दे देना, उसके लिए इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं होती।
तो आंसर होगा इसका इनकोवैक। ठीक है, और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं, अप्रूव कर दिया गया है कि जो भी वयस्क हैं वो ये वैक्सीन ले सकते हैं। इसके बारे में मैंने कुछ महीने पहले भी बताया था, लेकिन उस वक्त टेस्टिंग चल रही थी और इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव कर दिया गया था। लेकिन अब आप लगवा सकते हैं, ले सकते हैं, मतलब लगवाना क्या है, वैक्सीन ले सकते हैं। 18 साल से अधिक उम्र है तो बूस्टर डोज के तौर पर ये मंजूरी दी गई है। तो बिना सुई के ये वैक्सीन है, प्राइवेट सेंटर पर उपलब्ध होगी और इससे जल्द ही कोविन जो प्लेटफॉर्म है जहाँ जिसके द्वारा वैक्सीन पूरे देश में लगाई जा रही है तो उसमें पेश कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वक्त इम्पॉर्टेंट बात है, क्यों? क्योंकि चीन, वहाँ पर ये जो चाइना है, यहाँ भयानक रूप से कोविड-19 का इफेक्ट है और कई और देशों में भी कोविड के मामले मिल रहे हैं। हालांकि इंडिया भी बचा हुआ है, सुरक्षित रहे, मेरी यही कामना है। तो इस दौरान इंडिया ने ये वैक्सीन जो है ना इंटरनेजल तो उसे मंजूरी दे दी है। किसने बनाया इसे? तो भारत बायोटेक ने बनाया है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी है सेंट लुइस, उसके साथ साझेदारी के तहत इसको विकसित किया गया है। ठीक है, क्या खास है? तो नाक से ही डाल दिया जाएगा, उससे ये एंटीबॉडी बना लेगा बॉडी में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य की कैबिनेट ने उस राज्य के पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? कई राज्यों में हो चुका है, अब इस राज्य में हो तो आंसर होगा असम। तो 19 दिसंबर को ये दर्जा दे दिया गया। असम के मुख्यमंत्री हैं कौन? हिमंता बिस्वा शर्मा। तो उनका कहना है कि सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए पर्यटन के क्षेत्र को विकसित करना जरूरी है। तो अब उद्योग का दर्जा मिल गया तो इससे सब्सिडी के साथ रेस्तरां, कैफेटेरिया ये सब खोले जाएंगे। उद्देश्य यही कि यहाँ पर्यटन लाना। असम तो पर्यटन क्षेत्र तो है ही, लेकिन उसको और विकसित करना और ज़्यादा वहाँ पर्यटकों को लेकर आना। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट ये मामला है। असम में कई सारे पर्यटक स्थल भी है, मुख्य तौर पे जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है, माजुली द्वीप है, कामाख्या मंदिर है, उमानंद द्वीप है। और असम जो है दुनिया में चाय के बेहतरीन गुणवत्ता के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो ये है असम रेड कलर में जो देख रहे हैं आप, वो रहा असम यहाँ पर। अब बाकी जो है ये नॉर्थ ईस्ट है, उसमें ये रहा असम यहाँ पर। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात ये हुई है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री तो मैंने बताया हिमंता बिस्वा शर्मा। अगला क्वेश्चन, वीर गार्जन युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच पहली बार आयोजित किया जाएगा? ये एक्सरसाइज है वीर गार्जन। आंसर होगा जापान। ठीक है, इंडिया और जापान के बीच में ये युद्धाभ्यास होने जा रहा है 2023 में। कब से कब तक? 16 से 26 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा और ये जापान के हाइकुरी एयर बेस पर यह आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है और एयरफोर्स की ओर से इसमें पार्टिसिपेट किया जाएगा। ठीक है, वीर गार्जियन में तो इंडियन एयरफोर्स की पूरी एक अच्छी खासी टीम वहाँ पर जा रही है। ठीक है, और एक और मैप के थ्रू दिखाते हैं जापान किधर किस तरफ है। तो प्यारा भारत रहा और यहाँ पर है जापान, ये इस तरफ, ये वाला हिस्सा ये देख रहे हैं आप, जापान है। ठीक है, तो उसका टेंशन चल रहा है खास तौर पे नॉर्थ कोरिया से और चीन से अपरोक्ष तौर पर तो टेंशन बहुत ज़्यादा है। और आपको पता है कि चीन बहुत ही आक्रामक रूप से अपना रुख दिखा रहा है कई सारे देशों के बीच में। चीन की जो सीमा है उसके जितने ज़्यादातर देश हैं उन सब से उनका विवाद है। ठीक है, ये रहा चाइना के इधर लाओस और दूसरी तरफ और भी कई सारे देश हैं। जापान तो ये वियतनाम, भूटान, नेपाल, इन सब से उसका टेंशन चलता रहता है। ठीक है, तो जापान ने अपना सैन्य खर्च भी अपना दोगुना किया है, मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था। तो उसको लेकर जापान जो है अब एग्रेसिव हो रहा है सैन्य मामलों को लेकर। तो एक एयरफोर्स का वहाँ पर एक्सरसाइज होने वाला है,
एक इम्पॉर्टेंट। और भारत के सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन, IL-76 जो परिवहन विमान है, स्ट्रेटेजिक लिफ्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर, ये सब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, चलें अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के लिए हुई नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके हैं? आंसर होगा सैम क्यूरन। ठीक है, इंग्लैंड के हैं वो मूलतः, और 18.5 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने उन्हें लिया है, और ये न्यूज़ रहा। ठीक है, पंजाब किंग्स ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा उन्हें, और ये पूरी लिस्ट है। सेकंड स्थान पर कैमरॉन रहे, ऑस्ट्रेलिया के हैं, और मुंबई इंडियंस ने उनको खरीदा है 17.5 करोड़ रुपए में। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर हम बात करेंगे कि महंगे खिलाड़ियों में कौन कौन किस किस स्थान पर है, अब तक में जो भी नीलामी हुई है उन सब में पहले भी नीलामी हो चुकी है, तो सैम करन तो नंबर 1 है ही सबसे ज़्यादा। उसके बाद कैमरन ग्रीन है, थर्ड पे बेन स्टोक्स हैं। ओके, किंग्स मॉरिस 2021 में 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, और युवराज सिंह को 2015 में ही 16 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। तो ये सब कुछ आंकड़े हैं। ठीक है, IPL। ओके, IPL की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत में पहली बार विश्व टेबल टेनिस सीरीज प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित होगी? आंसर होगा गोवा। ठीक है, भारत में पहली बार ये गोवा में यानी पणजी में आयोजित किया जाएगा, गोवा की राजधानी में। कब से कब तक होगा? 2023 में 27 फरवरी से 5 मार्च तक ये आयोजित होगा। पणजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन होगा। गोवा सरकार और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया मिलकर इसको आयोजित कर रहा है, और इसकी घोषणा विश्व टेबल टेनिस के MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर मैट पाउंड, तो उन्होंने ही की है। ठीक है, और इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन उसकी ओर से ये घोषणा हुई है, भारत का फर्स्ट एवर वर्ल्ड टेबल टेनिस ओके विद सीरीज इवेंट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हुआ कैकला सत्यनारायण, उनका निधन हो गया 23 दिसंबर 2022 को, तो इनमें से क्या थे वो? आंसर होगा एक्टर, 87 ईयर के थे, तेलुगु एक्टर थे। और फोटोग्राफ दिखा देता हूँ मैं, जब वो एक्टिंग के तौर पे मतलब शानदार करी था उस वक्त का फोटोग्राफ है ये। ठीक है, जन्म हुआ था इनका 25 जुलाई 1935 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में, और बहुत मशहूर ये एक्टर हैं। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र यानी न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेरी सेंटर, तो उसके प्रमुख कौन बना दिए गए हैं, अध्यक्ष कौन बना दिए गए हैं? आंसर होगा हेमंत गुप्ता। जस्टिस हैं जस्टिस हेमंत गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, तो उनको ये नियुक्त किया गया है। आर्बिट्रेरी यानी जो ऐसा मामला जो बहुत बड़े पैमाने पर है, विवाद है कुछ, तो वहाँ जाता है, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय मामला है तो भी। ठीक है, तो ये हेमंत गुप्ता, जस्टिस हेमंत गुप्ता सुप्रीम कोर्ट में वो काम कर चुके हैं, जज रह चुके हैं। 2022 में 16 अक्टूबर को रिटायर हुए थे वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और फोटोग्राफ ये देख रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA उसके तहत कितने लाभार्थियों को 1 वर्ष तक मुफ्त खाद्यान्न देने का फैसला किया? यानी मतलब जो मुफ्त खाद्यान्न दिया जा रहा था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। आंसर का 81 करोड़ लोग, कितनी बड़ी आबादी है जिनको मुफ्त में दिया जा रहा है, और काफ़ी साल हो गए हैं देते हुए। और ये केंद्रीय कैबिनेट ने 23 दिसंबर को ये फैसला किया है, तो 1 साल के लिए और इसको बढ़ा दिया गया है। मोटे अनाज के तौर पर ये दिया जाता है, गेहूँ, चावल, ये सब दिया जाता है। ठीक है, तो 35 किलो
जो खाद्यान्न है वो मुफ्त मिलेगा। ओके, अगले 1 साल तक इसको किया गया है। कोविड-19 के समय तो इससे लोगों ने लाभ उठाया बेहतरीन ढंग से और अब लगातार बढ़ाया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक ये चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023 के लिए मिलिंग खोपड़ा यानी नारियल उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना तय करने की मंजूरी दी है। आंसर होगा 10,860 रुपीज़ पर क्विंटल। ठीक है, तो ये MSP जारी कर दिया गया है ये नारियल के लिए। उसको कहें मिलिंग खोपड़ा, ये बेहतरीन ग्रेड होता है और इसका उपयोग नारियल तेल निकालने के लिए किया जाता है। तो ये MSP जारी किया गया। MSP इसलिए दिया जाता है ताकि जो किसान हैं या उत्पादक हैं उनको उचित मूल्य मिल सके और उसे उसके आगे बढ़ने में, तरक्की करने में सहूलियत हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आंसर होगा 24 दिसंबर को। ठीक है, उद्देश्य यही है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों को लेकर उनको जागरूक करना। ठीक है, यही है उद्देश्य। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। और मेंबरशिप आप सबके लिए है शानदार तरीके से। हेल्पलाइन चैट भी है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई समस्या हो तो। करंट अफेयर्स का PDF अवेलेबल है अब तक का, आप ले सकते हो मेंबरशिप के जरिए। तो मिलते हैं कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ।